Hello everyone, welcome to India's Affairs by दिवस द्विवेदी। टुडे इज़ 4 जुलाई 2025 और आज कौन कौन से न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए जिनसे यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम प्रश्न पूछ सकता है, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये हाईलाइटेड है और ऑलरेडी लिखा हुआ है, बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग की, उसमें ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिस वजह से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं और मैं हाईलाइट करते हुए बताते जाऊँगा। तो आज चर्चा करते हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे बात करता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है धर्मनिरपेक्षता व संविधान के बारे में। अब देखिए कई दिनों से क्या हो रहा है ना कि ये चीज़ें उठ रही हैं कि भारत को जो सेकुलरिज्म वर्ड है उसको हटा देना चाहिए संविधान से। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन उससे संबंधित यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, जैसा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट अबाउट द सेकुलरिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। तो भारतीय संविधान में कौन सी ऐसी बात है जो सेकुलरिज्म के बारे में यहाँ पे बता रही है। अब देखिए यहाँ जो पहले स्टेटमेंट बात करता है सेकुलरिज्म मूल प्रस्तावना में था, तो क्या ऐसी बात है, क्या ओरिजिनल प्रियम्बल में था? तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये ओरिजिनल प्रियम्बल नहीं था, बल्कि अगर आप देखोगे तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उसमें बाद में 1976 में इसको यहाँ पे शामिल किया जाता है, इस वर्ड को यहाँ पे शामिल किया जाता है। इस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, पहला एलिमिनेट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 ओनली। अब 2 के बारे में चर्चा करें तो देखिए आर्टिकल 25 to 28 गारंटी रिलीजियस फ्रीडम, जो संविधान में जो धार्मिक अधिकार उसकी गारंटी देता है। अब यहाँ पे गारंटी वर्ड है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए करना चाहूँगा। गारंटी क्यों मिली है? क्योंकि ये पार्ट 3 में है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। और पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है? प्रियम्बल के बारे में, सॉरी फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। और फंडामेंटल राइट का मेंशन किस आर्टिकल में है? 12 से 35 में है। उसमें 6 फंडामेंटल राइट है, आपको पता है, जिसमें से आर्टिकल जो 25 to 28 है ना, वो बात करता है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका अगर देखें मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चला सकता है, लेकिन धार्मिक फोर्सफुली क्या नहीं कर सकता? धर्मांतरण नहीं कर सकता, रिलीजन चेंज नहीं करवा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बात होती है किस आर्टिकल में? 25 to 28 में। तो एक तरह से गारंटी है। गारंटी क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट, और वहीं 26 में हाई कोर्ट से मिलती है, जहाँ पे आप जाके न्याय पा सकते हैं त्वरित, तुरंत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बात करते हैं सेकुलरिज्म मीन्स द स्टेट मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। यही बात होती है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है किसी भी धर्म को राज्य अधिकांश समर्थन ना दे, सभी धर्मों से समान दूरी रहे। तो यहाँ पे जो मूल जो विचारधारा यही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली नंबर इंग्लिश और हिंदी की वजह से 1 से 6 नंबर हो गए। 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे आईएनएस तमाल के बारे में। अब देखिए एक प्रोजेक्ट चला है, प्रोजेक्ट 11356। अगर इसके बारे में देखो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। 11356 जो प्रोजेक्ट है भारत और रूस के बीच में है, ठीक है ना। उसका प्रोजेक्ट पर्पज ये था कि 4 फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे जो बड़े बड़े हथियार से लेस होंगे, और उनमें से 2 को भारत में बनाएगा, 2 को रूस में बनाएगा और 2 को भारत में। तरुण आईएनएस तैसार भारत में बनाएगा और आईएनएस तमाल आईएनएस तुशील रूस में बनाया गया। और फीचर्स क्या है अगर हम बात करें? अनडिटेचेबल बाई रडार के द्वारा इसको डिटेच नहीं किया सकता। 3000 किलोमीटर तक इसे ट्रैवल किया जा सकता है एक बार में। कैपेबल फॉर लॉन्चिंग सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसे भारत व रूस ने मिलकर बनाया है, ठीक है ना। भारत व रूस ने मिलकर बनाया है, जिसे हाल में बात है वियतनाम को भी निर्यात करने की बात की है। तो उसको यहाँ पे क्या कर सकता है भारत? यहाँ से इसमें से लॉन्च कर सकता है। इसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है और वेट इसका ये है। तो आईएनएस तमाल चर्चा में था, उसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया। अब देखिए ब्रह्मोस बराक भी यहाँ पे उससे लॉन्च किया जा सकता है। बराक को हमने कहाँ से लिया था? इजराइल से लिया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 2 और 3। देखिए पहला एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा कि भारत में निर्मित पहला स्टील्थ युद्धपोत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट 11356 के बारे में जो रूस से चल रहा है, तो वो तो बात यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ 5 सेंट्रल एशियन हाईवे के बारे में यहाँ बात कर रहा है। सेंट्रल फ्लाईवे, हाईवे नहीं फ्लाईवे। अब देखिए क्या होता है, जब अधिकांश ठंडी होती है तो ठंडी के समय में जो आर्कटिक वाला रीजन है ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, साइबेरिया रूस वाले रीजन बहुत ठंड पड़ती है। तो जो पक्षी होते हैं गर्म क्षेत्र की तरफ पलायन करते हैं, जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया सेंट्रल एशियन, ये वाला हो गया ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन, ये ईस्ट अफ्रीकन वेस्ट एशिया हो गया, ब्लैक सी मेडिटेरियन एरिया हो गया, अटलांटिक अमेरिका हो गया, मिसिसिपी अफ्रीका,
अमेरिका हो गया, पैसिफिक अमेरिकन हो गया। तो यहाँ पे पक्षियों का पलायन होता है, इस स्थान से यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो भारत भी अगर आप बात करें, यहाँ पे लोकेशन देखो, भारत है, ईरान है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है, कुछ चाइना का पार्ट है, भूटान, नेपाल, ये सब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ते हैं, जिसमें जो चिल्का बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहाँ पर क्या कर जो पक्षी आते हैं उड़ के वो वहाँ पे रुकते हैं। तो प्रवासी पक्षियों की एक तरह से मार्ग है क्या, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। MCQ 5 बात करता है गैरीसिना कुसमाई की। गैरीसिना कुसमाई क्या है, देखिए केरल में पाई गई है, वैज्ञानिक की पत्नी के नाम पर है, न्यू मेडिसिन प्लांट है, क्या है, तो इसे औषधि गुण है एक तरह से। अब आप देखो, अब आप तो क्या है, ये औषधि गुण इसमें पाए जाते हैं और ये असम में पाई गई है, ना कि केरल में, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक जितेंद्र शर्मा, उनकी माँ के नाम पर है, इसे नाम रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, कौन से गुण है, मेडिसिनल प्लांट है, तो औषधि गुण इसमें है, एंटीऑक्सीडेंट के जो गुण इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है सबरंग क्लिनिक के बारे में। ये बेसिकली ट्रांसजेंडर द्वारा चलाया जाने वाला एक क्लिनिक है, जो कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में रहा है। तो रन बाय द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि एक तो पहले कि कहाँ का है, हैदराबाद का है, 2021 में इसको शुरू किया गया था, US एड द्वारा इसको एड भी प्राप्त है, बाद में टाटा ट्रस्ट द्वारा भी एड मिला। लेकिन जो SDG लक्ष्य है 3, स्वास्थ्य को टारगेट करता है, उसके संबंध में यहाँ पर ये सही है, क्योंकि SDG 3 का लक्ष्य है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को देखभाल करने के जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो ट्रांसजेंडर, वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, तो उनको यहाँ पे सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो जेंडर बेसिस जो इनइक्वालिटी है उसको भी कम करने में ये प्रयास करता है। तो SDG 8 है, उसको भी यहाँ पे समर्थन मिलता है। SDG के बारे में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ठीक है, ये एक 0 हंगर 2, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, ठीक है, और 8 इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी के बारे में 5 यहाँ पे बात करता है, ठीक है। 4 जो है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, उसको भी हम देखेंगे। 0 पॉवर्टी के बारे में बात करता है, 0 हंगर के बारे में बात की जाती है SDG 2 में, ठीक है। अब ये UPPCS में कई बार मिलान करने के लिए आया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, MCQ 7, ठीक है, MCQ 7। तो देखिए जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात, यहाँ तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ पे बात होती है किसमें, SDG 5 में, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी के बारे SDG 5 में, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसमें। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके बारे में है, अगला प्रश्न यहाँ पे पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी के बारे में। तो पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी उसे बोला जाता है जब कोई भी जहाज कोई जा रहा है और कोई आपदा आ गई, कोई क्लाइमेट सिचुएशन ऐसी आ गई, या कुछ भी सिचुएशन में शरण मांगता है, उसे पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी बोला जाता है। UN क्लॉस जो समुद्र के संबंध में कानून बनाती है संस्था, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में और 1994 फोर्स में आया, तो उसमें ये प्रोविज़न है किस तरह की जो सहायता है देशों को वहाँ पे देनी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका C, संकटग्रस्त या टेम्पररी पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस शिप्स को यहाँ पे अस्थायी बंदरगाह की सुविधा यहाँ पे दी जाती है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है मैच करने के लिए, ठीक है। क्या मैच करना है, आर्टिकल को मैच करना है उनके थीम से, ठीक है। पहला जो आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 15 के बारे में बात करें, जिसमें मूवी भी आपने देखी होगी। तो आर्टिकल 14 to 18 के बारे में अगर आप देखो तो 14 to 18 जो आर्टिकल है किसके बारे में बात करते हैं, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। और उसमें 14 जो बोलते इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, की बात करता है। वहीं 15 बात करता है किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके जेंडर के बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 14 to 18। तो उसी में 15 आता है, और जो 15 भी बात करता है इसी बारे में। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, पार्ट थीम में आते हैं भारतीय संविधान में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 12 to 35 इसका मेंशन है। और वहीं DPSP के बारे में बात करो तो ये 36 to 51 और किस भाग में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। इसके बारे में चर्चा चलिए कि जो अगला आर्टिकल, दोनों आर्टिकल DPSP से संबंधित है। आर्टिकल 48A जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करता है, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब की बात होती है। वहीं आर्टिकल 51A DG जो किसके बारे में बात करता है, AG बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने कब रिकमेंड किया था, 1976 में बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए। और उस फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया, ठीक है, रूस से लिया गया और उसे 51A में जोड़ा गया, ठीक है, 1 में जोड़ा गया। अब ये हमने यहाँ पर देख लिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, एक तीनों के मिलाने इसके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रमोट सोशल इंक्लूजन। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे सामाजिक जो
अगर आप समावेशी विकास के बारे में बात करें, मनरेगा भी करेगी, सारी स्कीम्स करेंगी। जितनी सरकार स्कीम बनाती है, क्यों बनाती है? इसीलिए तो बनाती है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएंगे। इसमें बेसिकली रखने का पर्पज़ ये था कि स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी और इसमें 100 दिनों को रोजगार देने की यहाँ पे बात होती है। डीबीटी का मतलब क्या है कि सरकार सीधे पैसा किसान के खाते में या किसी भी लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। तो किसान सम्मान निधि जैसे है एक डीबीटी स्कीम है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये मिलते हैं, वो भी एक तरह की डीबीटी स्कीम है। तो इस तरह से डीबीटी स्कीम। वहीं पीडीएस जो बात होती है, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 जब बनाया गया था, उसमें बात क्या की गई थी कि जो भी गरीब हैं, वंचित हैं, उनको खाने बिना नहीं मरना चाहिए बेसिकली। तो राशन कार्ड के माध्यम से उनको यहाँ पे अनाज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी सोशल इंक्लूजन का पार्ट है। सही आंसर सभी हो जाएंगे। अगले प्रश्न के बारे में बात करें टीबी के संबंध में। अब देखिए टीबी के संबंध में आपने देखा होगा कि टीबी एलिमिनेट करने के लिए बहुत दिनों से टारगेट चल रहा है। तो अब इसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत का जो टीबी लक्ष्य है ना, वो है 2025। और अगर आप देखो ना, WHO का क्या लक्ष्य है, जो विश्व का जो लक्ष्य है वो 2030 के बारे में बात करता है। भारत में टीबी की समस्या दिन देखने को मिलती है। लगभग हर साल 4 लाख लोग टीबी से प्रभावित होते हैं और कई लोगों की उसमें मौत भी होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो भारत का लक्ष्य यहाँ पे 2025 से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए टीबी का लक्ष्य 2025 है, एड्स का लक्ष्य 2030 है। कन्फ्यूजन करने के लिए स्टेटमेंट कभी उल्टा कर देता है, ठीक है। अब टीबी के भी अलग अलग उसमें वो वेरिएंट है, MDR-TB, XDR-TB। तो वो अलग एक चर्चा का विषय है, जिसमें टीबी स्पेशल हम कोई एक देखेंगे वीडियो, या तो कुछ ऐसा हेल्थ रिलेटेड जो टॉपिक बनाएंगे उसमें हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्नोलॉजी इन NTEP के बारे में। विच आर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर यूज्ड अंडर द NTEP, ठीक है। तो NTEP के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया है? तो मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक में अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हर जगह यूज होती है, तो इसमें आप ना पता हो तो आप उपरोक्त सभी कर दिया करो। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। नॉन इन्वेजिव नेशनल सैंपल भी, पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस भी, AI असिस्टेड एक्सरे स्कैनिंग भी, ठीक है। निक्षा पोर्टल भी टीबी के संबंध में है, जिसमें 500 रुपये महीने दिए जाते हैं जो भी व्यक्ति टीबी से प्रभावित होता है, जिससे वो अपना भरण पोषण आसानी से कर सके, और इसका पर्पज यही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। रोजगार सहायता नहीं हो जाएगा, मुफ्त दवा भी नहीं, शरणार्थी आश्रय भी नहीं। अगला प्रश्न 13 बात करता है समाजवादी सिद्धांत से सोशलिज्म और DPSP के बारे में। देखो DPSP के बारे में माना जाता है कि DPSP में ना क्या है, जो गांधीवादी प्रोविजन भी हैं, लिबरलिस्ट या उदारवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं। तो इन तीनों के बारे में आइडियोलॉजिकली इसको बांटा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बांटा है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 38 है, 39 है, 46 जो आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ये बात करते हैं किसके बारे में? सोशलिज्म के बारे में। क्योंकि देखिए जो सोशलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें इनइक्वालिटी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है इनइक्वालिटी को रिड्यूस इनइक्वालिटी करके हम सोशलिस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। सोशलिस्ट जो सोसाइटी है उसमें सभी के पास रिसोर्सेज समान होते हैं, तो ये भी बात यहाँ पे 39 के संबंध में सही है। और कमजोर और वल्नरेबल का उत्थान भी सोशलिस्ट सोसाइटी में होता है। तो तीनों ही आर्टिकल यहाँ पे इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 क्वेश्चन बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एंड मेजोरिटेरियम वर्सेस के संबंध में। देखिए मेजोरिटेरियम क्या है? जितने भी लोग जो बहुसंख्यक मात्रा में किसी भी धर्म के हैं, जैसे बांग्लादेश में क्या और मेजोरिटेरियम चल रहा है, वहाँ पे जो मुसलमान हैं और वहाँ पे जो हिंदू, उनको सप्रेस किया जा रहा है, और सरकार जो आर्मी उसका भी सपोर्ट वहाँ पे कर रही है। तो मेजोरिटेरियम वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा। लेकिन भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, यहाँ पे फ्रेटर्निटी इक्वलिटी की बात करती है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बारे में बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मेन चीज़ है यहाँ पे, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के बारे में बात होती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इसका गलत हो जाएगा। 3 एलिमिनेट कर दोगे तो आसानी से आंसर आपका 1 आ जाएगा। आखिरी प्रश्न, आखिरी से सेकंड लास्ट प्रश्न यहाँ पे बात करता है विच वल्नरेबल पॉपुलेशन आर प्रायोरिटाइज अंडर द NTEP। तो इसमें माइग्रेंट, ट्राइबल और स्लम डवेलर्स को यहाँ पे टारगेट किया जाता है, यहाँ पे उनको लाभ मिल पाया। और टीबी न्यूट्रिशन के संबंध में यहाँ पे है, तो क्या करता है टीबी के उपचार के संबंध न्यूट्रिशन क्या करता है? इंप्रूव करता है इम्यून रिकवरी सिस्टम। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट डे मिलते हैं, और जो वीडियोस उसे भी आप अगर देखें और दोस्तों शेयर करें, तब आप तक का बहुत